नमस्कार। आज मैं बीए प्रथम वर्ष के छात्रों को समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में बताऊंगा। समुद्रगुप्त की जो विजय हैं उसके जो मुख्य बिंदु हैं: उत्तर भारत के राजाओं की पराजय, दक्षिण भारत के राजाओं की पराजय, आठविक राज्यों की पराजय, प्रत्यंत राज्यों से संबंध और विदेशी राज्य। समुद्रगुप्त के इतिहास के बारे में जानने का मुख्य साधन प्रयाग प्रशस्ति है, जो समुद्रगुप्त के मंत्री हर्षसेन की रचना है। उसके पिता ने उसकी योग्यता के अनुरूप ही उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, परंतु क्योंकि वो अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र नहीं था, अतएव उसके भाइयों ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। उन भाइयों में उसका एक बड़ा भाई संभवतः काच था, जिसके सिक्के भी उस काल के प्राप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त को अपने भाइयों से संघर्ष से बचाने के लिए अपने जीवित रहते हुए ही राजदरबार में उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। समुद्रगुप्त दिग्विजय की भावना से परिपूर्ण था और साम्राज्य का अधिकतम विस्तार उसका लक्ष्य था। समुद्रगुप्त एक सफल सेनापति था। वो अपने जीवन में कभी भी पराजित नहीं हुआ। उसकी सैनिक सफलताओं के कारण विंसेंट स्मिथ ने उसे भारतीय नेपोलियन कहा है। परंतु समुद्रगुप्त कुशल नीतिज्ञ भी था। उसने अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत केवल उन्हीं भूक्षेत्रों को सम्मिलित किया जो एक शक्तिशाली राज्य के निर्माण के लिए आवश्यक थे। अन्य दूरस्थ प्रदेशों को जीतकर भी उसने उन्हीं के शासकों को वापस कर दिया। विभिन्न शासकों से अपना आधिपत्य स्वीकार कराकर अथवा अपने प्रभाव को मनवाकर और कुछ बहुत दूर के अथवा विदेशी राज्यों से अच्छे संबंध स्थापित करने मात्र से वो संतुष्ट हो गया। इस कारण उसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और उसके प्रभाव क्षेत्र को उससे भी अधिक बढ़ाया। डॉक्टर H.C. राय चौधरी ने लिखा है, समुद्रगुप्त का लक्ष्य भारत की राजनीतिक एकता को स्थापित करना और स्वयं को एकराट और महापद्म की भांति भारत का एकमात्र शासक बनाना था। इस कार्य में समुद्रगुप्त पर्याप्त सफल रहा। समुद्रगुप्त ने सबसे पहले उत्तर भारत, मुख्यतः गंगा यमुना के दोआब के राज्यों को विजय किया, जिन्होंने उसके भाइयों को उसके विरुद्ध सहायता दी थी, और गुप्त वंश के आंतरिक संघर्षों से लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। अपने इस अभियान में समुद्रगुप्त ने अहिच्छत्र के अच्युत, मथुरा के नागसेन, पद्मावती के गणपति नागसेन, बांकुरा बंगाल के चंद्रवर्मन, रुद्रदत्त, नागदत्त, नंदीवर्मन और कोट के एक राजा को पराजित किया और उसने राज्यों को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। इन 9 राजाओं की विजय से संभवतः बंगाल के उत्तर प्रदेश तक का संपूर्ण भूप्रदेश उसके राज्य में सम्मिलित हो गया। एस चट्टोपाध्याय ने लिखा है कि समुद्रगुप्त को उत्तर भारत के इन राज्यों को दोबारा विजय करना पड़ा था। उनके अनुसार जब समुद्रगुप्त दक्षिण भारत की विजय के लिए गया हुआ था, तब इन राज्यों ने संगठित होकर विद्रोह किया, परंतु वे परास्त कर दिए गए। समुद्रगुप्त को इन्हें विजय करने के हेतु दूसरी बार प्रयत्न करना पड़ा अथवा नहीं, इस विषय में कुछ मतभेद हो सकता है, परंतु यह सभी मानते हैं कि उत्तर भारत के इन राज्यों को समुद्रगुप्त के राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया। कुछ विद्वानों के अनुसार उसने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के जंगलों से गुजरकर दक्षिण भारत में प्रवेश किया, परंतु अधिकांश इतिहासकारों का विश्वास है कि वह संभलपुर होता हुआ पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ आगे बढ़ा। डॉक्टर R.C. मजूमदार का कहना है कि संभवतः इस अभियान में नौसेना की भी सहायता ली गई थी। अपने इस अभियान में समुद्रगुप्त ने सुदूर दक्षिण के पल्लव राज्यों को परास्त किया। इस प्रकार समुद्रगुप्त संपूर्ण दक्षिण पूर्वी तट के शासकों को परास्त करने में सफल रहा, जिनकी संख्या 12 बताई गई है। इन विजयों में उसकी जो नीति यह थी कि शत्रु को पकड़ने अर्थात ग्रहण के बाद उसे छोड़ दिया जाए, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, और विजेता के अनुग्रह से उसने सामंत को हैसियत से फिर उसका राज्य वापस कर दिया। यह नीति दूर के उन राज्यों के प्रति उपयुक्त थी जिन्होंने साम्राज्य में मिलने के स्थान पर सम्राट के प्रभुत्व के अधीन कर लिया था। दक्षिण में पराजित ये नरपति थे: कौशल,
बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर के जिले सम्मिलित थे, जिसमें यहाँ का राजा महेंद्र था। महाकांतार, इसमें उड़ीसा का वन क्षेत्र शामिल था और यहाँ का राजा था व्याघ्रराज। कौरालक का मंटराज, पिष्टपुरी का महेंद्रगिरी, कोट्टूर का स्वामीदत्त, एरंडपल का दमन, कांची का विष्णुगोप, अवमुक्त का नीलराज, बैंगी का हस्तिवर्मा, पालक का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर और कुस्थलपुर का धनंजय इसमें शामिल था। आठविक राज्यों की पराजय। परिव्राजक वंश के एक राजा ने एक अभिलेख से पता चलता है कि आठविक राज्यों की संख्या 18 थी, ने पूर्ण रूप से परास्त करके उनके राजाओं को सम्राट की सेवा में नियुक्त किया। परिचारीकृत कृत्य सकल आठविक राजस्य। प्रतंत्र राज्यों से संबंध। सीमावर्ती राज्यों ने जो विद्रोह के केंद्र बन सकते थे, समुद्रगुप्त को सब कर दिए, सर्व कर दान, उसकी आज्ञाओं का पालन किया, आज्ञाकरण, स्वयं उपस्थित होकर प्रणाम किया, प्रणागमन, और उसके सुदृढ़ शासन को पूर्णतः प्रतुष्ट किया। ऐसे राज्य इस प्रकार थे। पूर्वी सीमा के राज्य जैसे समतट समुद्र तक फैला पूर्वी बंगाल, कामरूप, इसमें असम का गुवाहाटी जिला सम्मिलित था, डबाक जिसमें नौगांव का जिला सम्मिलित था। उत्तरी सीमा के राज्य जैसे नेपाल और कुर्तपुर के पर्वतीय राज्य। इसी तरह से पश्चिमी सीमा के गणतंत्र जैसे मालव, अर्जुनायन, आभीर, योधे, मद्रक, सनकानिक, काक, खरपरिक और प्राणजनक। विदेशी राज्य। समुद्रगुप्त के साम्राज्य की सीमाओं से परे भारत के भीतर और बाहर विदेशी राज्य थे, जैसे सिंघल और समुद्र पार के द्वीप, जिनके साथ वह समुचित संबंध रखना चाहता था जिससे शांति स्थापित करने में सहायता मिल सके। उसने उनके साथ इन शर्तों पर सेवा और सहयोग की संधियाँ की। आत्मनिवेदन, मैत्री का प्रस्ताव। कन्योपायन, राजमहल में सेवा के लिए कन्याओं का उपहार। दान, स्थानीय वस्तुओं की भेंट। उनकी स्वायत्तता और सुरक्षा, स्व विषय भुक्ति को प्रमाणित करने वाली मुद्रांकित सनदों का याचन। ये विदेशी राज्य इस प्रकार वर्णित किए गए हैं। देवपुत्र शाही, शाहनुशाही, जिसमें उत्तर पश्चिम के में राज्य करने वाले कुषाण सम्मिलित थे। शक, जो उत्तर पश्चिमी अथवा पश्चिमी भारत में विद्यमान थे। मुर्ण, जो एक कुषाण जाति थी। यहाँ तक सिंघल और अन्य द्वीपों के निवासियों का प्रश्न है। सिंघल के राजा ने समुद्रगुप्त की राजसभा में उपहार सहित एक दूत मंडल भेजकर बोधगया में चीनी यात्रियों के ठहरने के लिए एक वन विहार की अनुमति मांगी थी। चीनी यात्री फयान में जावा जैसे द्वीप में एक संपन्न हिंदू उपनिवेश का साक्षात्कार किया था। इस प्रकार समुद्रगुप्त को एक शक्तिशाली नौसेना रखने का श्रेय दिया जाना चाहिए, जिससे वह समुद्र पार के द्वीपों और देशों से अपना संबंध रख सका। इस प्रकार उसके काल में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई। सभी राज्यों से उसके संबंध अच्छे थे और सभी राज्यों से आदर की दृष्टि से देखते थे। धन्यवाद।